नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पे आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो ब्रेकिंग न्यूज है उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, हम जानते हैं कि सीसीओ और कैबिनेट की मीटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आप हमारे लिए एक्सक्लूसिव लेके आए हैं वो ये है कि गाँव में ब्रॉडबैंड पहुंचाने वाले भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर सरकार कुछ जो मनी है वो आवंटन कर सकती है। क्या कीमत है, क्या आवंटन देखने को मिल सकता है, कितने समय में, टाइमलाइंस वगैरह, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखिए, दरअसल कैबिनेट और सीसी की बैठक अभी शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपने बताया कि 3-4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि गांव में ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंचाने के लिए जो भारत नेट प्रोजेक्ट सरकार ने चलाया था उसके तहत 19,041 करोड़ रुपए सरकार जो है मुहैया कराएगी। यानी कह सकते हैं करीब 19,000 करोड़ रुपए सरकार अतिरिक्त मुहैया कराएगी, एडिशनल फंड यहाँ पे देगी। ये इसलिए दे रही है क्योंकि इसमें कुल जरूरत है करीब 61,000 करोड़ रुपए पैसे की। 42,000 करोड़ रुपए सरकार पहले ही दे चुकी है, तो अब जो है सो इसमें 19,000 करोड़ रुपए और देगी ताकि जल्द से जल्द 1,000 दिन के भीतर सभी ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड की सुविधा से जोड़ दिया जाए। ये जो पैसा दिया जाएगा, ये बता दूं कि पीपीपी मॉडल पे भारत नेट प्रोजेक्ट यानी ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंचाई जाती है, तो वहां पे वायबिलिटी गैप फंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो वीजीएफ के लिए ये पैसे का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है वह है पावर सेक्टर के लिए रिफॉर्म की बात। ये पावर सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म के लिए सरकार जो है यहाँ पे पैसा देने वाली है, और इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। और ये दोनों चीजें बताऊं कि इन दोनों चीजों का ऐलान वित्त मंत्री ने पिछले राहत पैकेज में कर दिया था। अब इसको कैबिनेट से मंजूरी मिलने का मतलब ये हुआ कि अब ये ऐलान जमीन पर लागू होता हुआ आप देखेंगे। ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण ऐलान जो पिछले दिनों किए गए थे, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लेकर के, इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी को लेकर के, तो उन सबको भी यहाँ पे जो है सो सरकार कोशिश कर रही है कि उसको भी आज कैबिनेट से मंजूरी लेकर के जल्द से जल्द लागू किया जा सके। पॉइंट टेकन लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो 3-4 रिफॉर्म्स हैं जिनके बारे में सरकार ऑलरेडी हामी भर चुकी है, लेकिन कैबिनेट में ये एक बार क्लियर हो जाएंगे तो जैसे लक्ष्मण ने कहा कि ऑन ग्राउंड ये शुरुआत हो जाएगी और वो पैसे का जो आवंटन है वो भी यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। तो हम ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको एक्चुअली ऑन ग्राउंड में यहाँ पर एग्जीक्यूट होता हुआ देखेंगे क्लियरली, वहाँ पर स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रिएक्ट करते हुए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर खाने के तेलों की करेंगे, जहाँ पर थामने के लिए प्राइस राइज को सरकार ने यहाँ पर फैसला लिया है। सरकार ने क्रूड और रिफाइंड पाम तेल की ड्यूटी में 5% की कटौती की है। हालांकि खाने के तेलों के दाम मई के रिकॉर्ड स्तर से करीब 15 से 20% ऑलरेडी यहां पर फिसल चुके हैं। ऐसे में अभी ड्यूटी कटौती करने से कितना फायदा होगा, इसका घरेलू और विदेशी बाजारों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एससीए के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता और सनविन ग्रुप के संदीप बजोरिया जुड़े हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। डॉक्टर मेहता, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हम काफी समय से बात कर रहे हैं कि ड्यूटी कट यहां पर शायद आ सकती है और प्राइसेस गिरने के बाद ऐसा भी माना जा रहा था कि शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एज ऑफ नाउ आप इस ड्यूटी कट को कैसे देखते हैं? पहले जो ये सुझाव था एससीए ने गवर्नमेंट को दिया था मिड ऑफ अप्रैल मई में कि जब भी प्राइस हाई राइज पे थी तभी सुझाव दिया था कि कंज्यूमर के हित में अब ड्यूटी कम कर दीजिए थोड़ा वक्त के लिए और फिर अक्टूबर से तो ड्यूटी रिवाइज कर लीजिए। वो सुझाव एक्सेप्ट तो कर लिया, उसके हम धन्यवाद देते हैं गवर्नमेंट को, मगर 1 महीना लेट गया है और 1 महीने में कम से कम 20% इंटरेस्ट प्राइस गिरी हुई है। तभी ऐसा लगता था कि अभी ड्यूटी कट की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर गवर्नमेंट का हाथ ही धीरे धीरे चलता है और अभी डिसीजन लेके ड्यूटी कट किए। ठीक है, कंज्यूमर को फायदा होगा और साथ में कि किसान का भी ध्यान रखा गया है कि अक्टूबर के महीने से फिर से ड्यूटी रिवर्स हो जाएगी, तो भी है। तो आई थिंक गवर्नमेंट ने बैलेंस करने का प्रयत्न किया है, कंज्यूमर और किसान के बीच में बैलेंस करने किया हुआ है, तो एक अच्छा ही डिसीजन लिया हुआ है। ऑफकोर्स अगर 1 महीने पहले लेता तो उसके इम्पैक्ट ज्यादा होते, मगर साथ में एक चीज हमने और भी देखी जी, जब भी इंडिया ने प्राइस ड्यूटी कम की है तो इंटरेस्ट मार्केट बढ़ जाती है और आज भी ऐसा हुआ है। सुबह हमने मलेशिया देखा तो मलेशिया कम से $25, या तो अगर हम देखें रिंगिट में 90 जुलाई का है, अगस्त का 130 और सितंबर 110 रिंगिट अप हो गया। उसका मतलब $25 हो गया। जो ड्यूटी कट हुई 5.5% इफेक्टिव ड्यूटी, उसका अगर फायदा अगर हम रुपये में कन्वर्ट करें तो कम से 4,600 रुपये की फायदा था। पर वेदर अपने यहाँ कंज्यूमर को इतना फायदा मिलेगा वो डाउटफुल, क्योंकि वहां बाब है। एक्चुअली तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि इंडोनेशिया ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी और लेवी कम कर रहे हैं, कम से कम $147 और सीपीओ, तो आज मार्केट गिरेगी, केएलसी मार्केट गिरेगी जी। और
पर जहां वो तो ट्रिगर पर उल्टा हो गया। अभी गवर्नमेंट ने अपना इंडियन गवर्नमेंट ने ड्यूटी कट की तो वहां मार्केट बढ़ गई और आज देख रहे हैं कि कम से $25 मार्केट ऊपर चली गई है। जी हाँ। तो जो पूरा फायदा मिलना चाहता था कि जो इंडोनेशिया की ड्यूटी कट का वो फायदा मिलने की जगह पे मार्केट बढ़ गई है। एब्सोल्युटली। और पहले भी ये बात हुई है कि जैसे जब ये ड्यूटी का बहुत ज्यादा इंपैक्ट ग्राउंड लेवल पे हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स हमेशा उस हिसाब से रिएक्ट करती हैं। मजोरिया जी, आप कैसे देखते हैं इस ड्यूटी कट को? आपको क्या लगता है आगे जाके कितना इसका इंपैक्ट देखने को मिल पाएगा, और क्या फाइनल कंज्यूमर को एफएमसीजी कंपनीज क्या इसका फायदा उठा पाएंगी? मनीषा जी, ये ड्यूटी कट एक वेलकम स्टेप है। गवर्नमेंट ने क्रूड पाम ऑयल की और रिफाइंड की ड्यूटी घटाई है और रिफाइंड ऑयल अभी भी लाइसेंस रिस्ट्रिक्शन में है, वो अच्छी बात है। और इससे डेफिनेटली अभी जैसे नया क्रॉप अक्टूबर में इंडिया में आएगा, उसके पहले ये 30 सितंबर तक लागू है, 3 महीने के लिए है, जुलाई अगस्त सितंबर। तो ये एक सेंसिबल स्टेप लिया गवर्नमेंट ने और इस स्टेप से ठीक है। मेहता साहब जैसे कह रहे हैं कि फॉरेन में एक बार उन्होंने यहाँ जो जितना घटा उसका 50% उन्होंने वहां बढ़ा दिया है। ये एक मार्केट का नेचुरल रिएक्शन होता है, बट आगे जाके ये डेफिनेटली एक प्राइसेस को थोड़ा सॉफ्टन करता है। दूसरी बात ये है कि हमें ये पाम का इंपोर्ट बढ़ जाएगा। सीपीओ अभी प्रेफर्ड कमोडिटी हो गई है, सीफूड ज्यादा कम्पिटिटिव हो गया है। सो मुझे लग रहा है कि अगले 3 महीने में जो हम करीबन 6.5 लाख टन पर महीने पाम मंगाते थे, उसकी जगह पे 8.5 लाख टन मंगाएंगे। तो जुलाई अगस्त में 4 लाख और फर्स्ट हाफ सितंबर में 1 लाख, तो मिला के 5 लाख टन एडिशनल पाम इंपोर्ट कर लेंगे और उससे पाम की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, सप्लाई चेन बराबर मेंटेन हो जाएगी और कंज्यूमर को राहत मिलती रहेगी। पॉइंट टेकन। आप दोनों से एक और भी चीज जानना चाहेंगे कि इमीडिएट नीजर्क रिएक्शन तो हमने यहाँ पर और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दोनों जगह ही आते हुए देखा है, लेकिन मजोरिया जी अब यहाँ से आप कहेंगे प्राइसेस पीक हो चुके हैं, यहाँ से और गिरावट की एक्सपेक्टेशन? देखिए, मेरे ख्याल से पाम वाले सेलर्स जो है ओरिजिन वाले ज्यादा ग्रीडी हो जाएंगे, तो फिर वो सोने का अंडा खाने की जगह पे मुर्गी खाने की बात करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा उनको। तो उन्हें समझ, वो मैं वही कह रहा था कल शाम से बहुत सारे न्यूज एजेंसीज में, रॉयटर्स में, ब्लूमबर्ग में, कि उनको पाम की प्राइसेस रीजनेबल वे में रखनी पड़ेगी। उनका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, ऐसे प्रोडक्शन बढ़ते हुए प्रोडक्शन में उन्हें बायर भी चाहिए। तो इंडिया एक बायर है, लेकिन ज्यादा लालची मत बने, प्राइसेस रीजनेबल रखें। सोयाबीन ऑयल से यदि पाम ऑयल $150 सस्ता बिकेगा, जैसे आज सोयाबीन ऑयल की कीमत $1150 CNF इंडिया है, तो उसके यहाँ पे $1000 में यदि पाम मिलेगा विद दिस ड्यूटी कट, तो डेफिनेटली उनका माल भी हम खरीद पाएंगे और यहाँ कंटिन्यूस सप्लाई बन पाएगा। तो आई थिंक ये चीज होना वैसे ही होना है। ये इमीडिएट आज का रिएक्शन जो है वो ठीक है, बट आगे जाके पाम की कीमतों को रिजनेबल ही रहना पड़ेगा। पॉइंट टेकन। संदीप जी, डॉक्टर मेहता बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो 360 डिग्री पर्सपेक्टिव देने के लिए कि सीपीओ की जो हमने इंपोर्ट ड्यूटी घटते हुए देखी है उसका इंपैक्ट यहाँ पर इमीडिएट में लॉन्गर टर्म में कैसे देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात यहाँ पर बाकी कमोडिटीज की कर लेते हैं। हमारे साथ सुनील कटके और मनी लिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता भी जुड़े हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सुनील, आपसे पहले जानना चाहेंगे ओवरऑल जो नॉन एग्रो स्पेस है, यहाँ पर आपकी टॉप पिक्स आज कहाँ पे होंगी? क्लियरली पूरा बाजार यहाँ पर नॉन फार्म पेरोल डेटा को देख रहा है। जी मनीषा जी, आई थिंक बहुत सारे डेटाज अवेटेड हैं आज। एक तो नॉन फार्म पेरोल डेटा हो गया, पेंडिंग होम सेल्स डेटा हो गया, इवन इंपॉर्टेंट क्रूड इन्वेंट्री डेटा है, और इवन कल अगर हम देखें तो ओपेक प्लस की मीटिंग भी है, तो उस पर भी नजरें रहेंगी। तो मुझे लगता है कि गोल्ड, सिल्वर और एनर्जी सेक्टर में थोड़ा ज्यादा उठा बैठक रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे डेटा जो हैं इम्पैक्ट करेंगे। अगर हम प्रेशियस मेटल की बात करें तो मेरा पिक गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सेल साइड रहने का ज्यादा रहेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी 2 महीने के हाई पे चल रहा है, 92 के लेवल पे पार है। और जो एफओएमसी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें यही अंदाजा लग रहा है कि थोड़ा बहुत मॉनेटरी पॉलिसी में सूनर देन एक्सपेक्टेड टाइटनिंग हो सकती है, और इवन इंटरेस्ट रेट हाइक की भी बात हो रही है 2022 के अंत तक। तो ये सेंटिमेंट्स थोड़े प्रेशियस मेटल पे डेंट करेंगे। मेरे हिसाब से प्रेशियस मेटल में अगर किसी को पिक करना है गोल्ड और सिल्वर में, तो गोल्ड में मैं सेल रेकमेंड करूंगा। 46,550 का भी रेंज चल रहा है, 46,710 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए 46,150 का एक टारगेट कर सकते हैं। एनर्जी फ्रंट पे मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में जो ओपेक प्लस मीटिंग से एक एक्सपेक्टेड ये है कि वो प्रोडक्शन रिलीज शायद 5 लाख बैरल का करेंगे। अगर उससे ज्यादा वो रिलीज करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर एज पर एक्सपेक्टेशन वो 5 लाख बैरल का ही अगर प्रोडक्शन कट को ईज करते हैं तो प्राइसेस को एक सपोर्ट मिलेगा।
अभी $73 के रेंज में WTI चल रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में 5450 के रेंज में एक ठीक ठाक बाइंग रेंज लग रहा है मुझे। 5420 का स्टॉप लॉस लगाते हुए 5510 का टारगेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर कच्चे तेल में फिलहाल जारी रह सकती है। जय, आपसे भी जानना चाहेंगे आपकी टॉपिक्स यहाँ पर नॉन एग्रो स्पेस में कहाँ होंगी, एंड उसके पहले अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एज अ बर्थडे रिटर्न गिफ्ट। आप हमारे व्यूअर्स के लिए आज क्या दे रहे हैं? थैंक यू सो मच मनीषा। काफ़ी सरप्राइजिंग था एक्चुअली मेरे लिए। कमिंग बैक टू कमोडिटीज़, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा सुनील के व्यू से। मुझे लगता है जो हम लोगों ने थोड़ा सा जो फॉल देखा प्राइसेस में, उससे मुझे लगता है ये जो इवेंट हैं जो इस वीक स्पैन आउट होने हैं वो थोड़ा सा ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। सेकेंडली अगर आप देखें तो जिस हिसाब से यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोविड के जो केसेस हैं वो कंसर्न रेज कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, उसके कारण हो सकता है गोल्ड को एक सपोर्ट मिलेगा। और जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात है वो ऑलरेडी 2022 है, उससे पहले पूरे 6 महीने हैं जहाँ पे बहुत कुछ इवेंटफुल हो सकता है। तो मुझे लगता है 46,500 एक अच्छा लेवल है यहाँ पे बाई ट्रिगर करने का। दूसरी तरफ बेस मेटल्स में भी अगर आप देखें तो अगर यहाँ पे कुछ भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या इन्फ्लेशन कंसर्न्स के कारण यहाँ पे रोल बैक होता है, बट अगर केसेस बढ़ते हैं तो यहाँ पे सप्लाई डिसरप्शन रहेगा और डिमांड साइड यहाँ पे अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है। तो बेस मेटल्स में भी थोड़ा सा डिप मिले तो मेरे ख्याल से बाई करके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो कुछ खरीदारी के मौके यहाँ पर मेटल्स में और कच्चे तेल में हल्की सी मुनाफा वसूली शायद देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे पहले बात हुई कि इस हफ्ते में काफ़ी सारा डेटा है और बाजार उसके ऊपर यहाँ पर एक नज़र रखेगा। इसी के साथ जाएंगे एक ब्रेक के लिए। जब ब्रेक से लौटेंगे तो यहाँ पर शामिल करेंगे NCDX के MD और CEO अरुण रस्ते को। उनसे जानेंगे कि अब एक्सचेंज के आगे यहाँ पर क्या प्लान्स हैं।